guys, and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू विंग्स ए कुडान। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर सीरीज फॉर द कंपोनेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर द एग्जाम ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने से पहले लेट्स आस्क आवरसेल्व्स अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाई टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस वेरी एग्जामिनेशन। रैशनल क्लियर है, क्यों? क्योंकि आपने फॉर्म भरा है और आप ग्रेजुएट हैं, और जिस किसी ने भी फॉर्म भरा है और ग्रेजुएट है तो मेरी ये बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। अब खोल भी लो आँख, अरे सो लिया बहुत, अब इस ज़मीन आसमां को रो लिया बहुत, खुद ही को कर बुलंद तू किस्मत को टाल के, हम लाए हैं बड़ी मुश्किल से नोटिफिकेशन निकाल के। अब इस एग्ज़ाम को लिखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं बड़ी मुश्किल से नोटिफिकेशन निकाल के, हर एक कदम उठाना ज़रा देखभाल के, क्यों? क्योंकि हम लाए हैं बड़ी मुश्किल से नोटिफिकेशन निकाल के। अब सर इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है कि हम बड़ी मुश्किल से इसको निकालना पड़ा? पहली बात है कि दिस इज़ वंस इन ए डिकेड एग्जामिनेशन। ये जो एग्ज़ाम है 10 साल में एक बार अगर इसकी नोटिफिकेशन आई तो आई, वंस इन ए डिकेड। सेकेंड थिंग, इस एग्ज़ाम का सिलेबस, अगर आप पूरे एग्ज़ाम का सिलेबस देखोगे तो इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 6 पोर्शंस। 6 पोर्शन है। फर्स्ट इज करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड इसका पॉलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड ज्योग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। फोर्थ सेक्शन इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फिफ्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपोनेंट, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एप्टीट्यूड सेक्शन, जिसको हम सीसैट भी बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्ज़ाम है मोटा मोटी रफली सिलेबस है इस एग्ज़ाम का। तो इसमें से ये जो आपका करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और जो आपका एप्टीट्यूड पोर्शन है, ये आपके आईएएस और केएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा पेड कोर्स ले लें। ओके, अब आ रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों, जो भी एसएसबी के एग्जामिनेशंस हैं उनमें एक स्पेशल रेफरेंस होता है विद रेफरेंस टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस कंपोनेंट। ऑलमोस्ट हर किसी नोटिफिकेशन में कंप्यूटर का है, तो ये आपको वहाँ पे हेल्पफुल होगा। और बच गया हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कंपोनेंट। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स देखोगे, बाकी इस एग्ज़ाम को छोड़ के ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है सच्ची बोले तो। लेकिन जो हमारे सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन का GS2 पेपर है, जिसको हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस बोलते हैं, उसमें से एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस के अंडर एक सब टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रोल ऑफ NGOs एंड SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उनका क्या रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव्स का दूसरा नाम ही है दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो अगर आप इस कंपोनेंट को पढ़ रहे हो, ये आपके सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन के पेपर 2 में भी हेल्पफुल हो सकता है। एथिक्स में भी आप इसकी केस स्टडीज दे सकते हो पेपर 4, और जो आपका एसे राइटिंग है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे कंपोनेंट के सिलेबस पे, जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपोनेंट। जो सिलेबस है दोस्तों ये काफ़ी वेग है, क्योंकि JKPSC, JKSSB ये है ही सब स्टैंडर्ड बोर्ड्स, इनकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती है सिलेबस की। तो अगर हम मोटा मोटी इसको क्लासीफाई करेंगे, द सिलेबस फॉर दिस कंपोनेंट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। पहला वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। वाई? क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है ये वाला यूनिट जो है ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ना है कि इंटरनेशनल रेफरेंसेस देख के कि हाउ cooperatives emerged, how they flourished, how they are developing, what is the contemporary context। तो हमने ग्लोबल रेफरेंस देखनी है यहाँ पे। इसके अंदर 2 टॉपिक्स है, नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो दिस इज डेडिकेटेड टू इंटरनेशनल रेफरेंसेस, ग्लोबल कोऑपरेटिव्स इसमें हमने पढ़ने। सेकेंड यूनिट इज हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसको हमने पढ़ना है नेशनल पर्सपेक्टिव से। इसके अंदर 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। वन इज ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब है कि जो कोऑपरेटिव्स बनते हैं ये कैसे ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गए, कैसे इनका फैलाव हो गया कोऑपरेटिव्स का। दैट इज व्हाट वी मीन बाय कोऑपरेटिव मूवमेंट।
इसका सेकंड टॉपिक जो है दैट इज सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन, यानी डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। और थर्ड जो इसमें टॉपिक है वो है वेरियस कमिटीज फ्रेम्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो जितने भी कमिटीज है जो बनी है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये 3 टॉपिक्स इसके अंडर है। लेकिन मैं आपको इसमें चौथा एक छोटा सा इसमें टॉपिक ऐड करना चाहता हूँ जो कि नहीं दिया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या प्रोविजंस है, वो चीज़ें भी हमने इसमें डिस्कस करनी है। उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लिख के ले लीजिए। 1-2 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, विच आर्टिकल इज रिलेटेड, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड द कोऑपरेटिव्स। तो ये भी हम इसके अंडर कवर करेंगे। हो गया आपके 2 यूनिट्स। थर्ड यूनिट, दिस पोर्शन, दीज 3 legislations, that is Jammu and Kashmir Cooperative Societies Act 1989, Jammu and Kashmir Cooperative Society Rules 2001, Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperative Act 1999। तो इसमें 2 एक्ट पढ़ने हैं और एक रूल पढ़ना है। अब सर ये एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। एवरीथिंग कांट बी पुट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर वी हैव लॉज, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, गाइडलाइंस एटसेट्रा। तो यहाँ पे 2 एक्ट पढ़ने हैं और कुछ रूल्स जो बनते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, इस सेक्शन में हम कवर करेंगे। और इस सेक्शन का हमने जैसे ऊपर वाले 2 सेक्शंस का नाम दिया हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव, नेशनल पर्सपेक्टिव, इस वाले सेक्शन का नाम दे देंगे हम सर जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक। सो दिस इज आवर थर्ड यूनिट। फोर्थ, इसको हम बोलेंगे मिसलिनस। मिसलिनस मीन्स अदर टॉपिक्स। अदर क्या मतलब, क्या ये इन 3 टॉपिक्स, इन 3 यूनिट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है? तीनों के साथ कनेक्टेड है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट मिसलिनस, कि ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये तीनों सेक्शंस ऊपर वाले ग्लोबल, नेशनल और जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक, तीनों के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। और ये 3 टॉपिक्स है। नंबर 1 इन द मिसलिनस यूनिट, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, यानी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्या होता है, फार्मर कोऑपरेटिव क्या होता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या होता है, सप्लाई कोऑपरेटिव क्या होता है, बिजनेस कोऑपरेटिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कोऑपरेटिव, न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव। वी हैव डिफरेंट टाइप्स, एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये इसने तो कुछ ही मेंशन किए, हम थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थोड़ा डिटेल में और भी अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक अंडर द मिसलिनस सेक्शन, 4th यूनिट। और इसका सेकंड टॉपिक जो है दैट इज दिस वन, क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज, यानी कोऑपरेटिव बैंक्स। प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है ये पढ़ने हैं हमने। रेगुलेटरी रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव्स को, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स, वो पढ़ने हैं हमने इसमें। और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका क्या रोल है। जैसे कि हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव एग्जाम के लिए, तो जब हमारी कुछ टाइम के बाद प्रमोशन हो जाएगी, फाइनली वी विल बिकम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर हमारा क्या रोल रहेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये वाला टॉपिक जो है इसमें हम वो सब डिस्कस करेंगे। सो दिस इज सेकंड टॉपिक ऑफ 4th यूनिट, दैट इज मिसलेनियस। एंड थर्ड टॉपिक ऑफ 4th यूनिट मिसलेनियस टॉपिक इज रोल ऑफ NABARD, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एंड थर्ड, स्कीम्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी स्कीम्स फ्रेम्ड एट नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया अंडर 4th यूनिट, दैट इज मिसलेनियस। तो ब्रॉडली हमने इसको पूरे सिलेबस को, जो हमारा कंपोनेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपोनेंट, इसको हमने 4 यूनिट्स में डिवाइड किया। और 4 यूनिट्स में कितने टॉपिक है, पहले वाले में 2, तीसरे में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, यानी 11 टॉपिक्स आर देयर। और मैंने वो ऐड कर दिया 12th टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलेबस। सो विदाउट, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस कंपोनेंट। द फर्स्ट यूनिट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, दैट इज फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और इसका हम जो पहला टॉपिक है दैट इज नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर से वेगनेस सिलेबस में पहले ही पूछता है नीड फॉर कोऑपरेटिव्स। पहले हमें कोऑपरेटिव्स के कंसेप्ट को समझना है, दैट इज व्हाट आर कोऑपरेटिव्स। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर, हाउ आर कोऑपरेटिव्स फॉर्मड। तीसरी टॉपिक में फिर हम जाएंगे सब टॉपिक में ऑन द नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कोऑपरेटिव्स की, यानी व्हाट आर द वेरियस वाइटल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कोऑपरेटिव्स। तभी जाके हमें पता चलेगा नीड मतलब रैशनल, व्हाई कोऑपरेटिव्स। और उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो दिस वेरी टॉपिक दैट इज नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 5 सब टॉपिक्स। दे आर व्हाट आर कोऑपरेटिव्स, how are cooperatives formed, then
व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, जिनको हम कार्डिनल प्रिंसिपल्स बोलते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो फॉर नीड, दैट इज व्हाई डू वी नीड कोऑपरेटिव्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स, why cooperatives are important, and finally what are the benefits of cooperative society. So these are 5 subtopics under the topic need for cooperatives. तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर कोऑपरेटिव्स से, क्या होते हैं कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स जो होते हैं इनकी एब्रिवेटेड फॉर्म भी है जिसको कोऑप्स बोलते हैं, तो शॉर्ट में आप इसको कोऑप्स भी पुकार सकते हो। दे आर ऑर्गेनाइजेशंस, cooperatives are nothing, they are organizations, simple organizations. क्या होती है organizations? Organization is simply a collectivity of people having common interest, collectivity of people sharing common objectives, common aims, common goals, उसको हम बोलते हैं organization. So cooperatives are organizations, okay, and there are various types. Cooperatives के n number of types होते हैं। हमारे पास टॉपिक भी अलग से दिया गया है सिलेबस में, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, यानी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, सप्लाई कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, वी हैव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कोऑपरेटिव। तो इसका भी हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्ट से ही मिलेगा उस टॉपिक के लिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव। सो कोऑपरेटिव्स आर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर वेरियस टाइप्स एंड दे एड्रेस ए वाइड रेंज ऑफ इशूज। ये बहुत सारे इशूज को एड्रेस करते हैं। देखिए अब जब हम आगे चलेंगे हमें पता चलेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। फॉर एग्जांपल फूड प्रोड्यूसर्स यानी फार्मर्स, वो भी एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं और इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। सो फूड प्रोड्यूसर्स इट्स ए वन टाइप ऑफ कोऑपरेटिव। सेकंड इज कंज्यूमर्स, कंज्यूमर इज अनदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव कि जो कोऑपरेटिव स्टोर से चीज़ें खरीदते हैं उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं, दे आर द यूजर्स। एंड देन वी हैव क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो सॉफ्ट लोन्स देते हैं। सॉफ्ट लोन्स मतलब वो लोन्स जो लो इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, उनको क्रेडिट कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। देन वी हैव हाइब्रिड कोऑपरेटिव्स, हाइब्रिड कोऑपरेटिव्स आर आल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्स, ये भी एक टाइप है कोऑपरेटिव का। तो ये जो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्स होते हैं काम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फार्मर को लोन देते हैं, सॉफ्ट लोन, उसके बाद फार्मर को इनपुट्स देते हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, हो गए 2 काम। तीसरा, जब फार्मर प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोड्यूस को ये प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं और एपीएमसीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट कमिटीज यानी मंडीज में जाके उसको बेचते हैं, और जो भी वहाँ से प्राइसेस फेच करता है उसका प्रोड्यूस, उसका जो एक बड़ा शेयर है वो फार्मर के पास पहुँचता है। सो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव, दैट इज हाइब्रिड कोऑपरेटिव। और ये इश्यूज के एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फूड प्रोड्यूसर्स, दैट इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। ये कौन से एड्रेस इशू करता है, क्या इशू होगा फूड प्रोड्यूसर्स के पास, फार्मर्स के पास? उनके पास ये इशू है कि जब वो अपना प्रोड्यूस तैयार करेंगे उसको बढ़िया से बढ़िया प्राइस जो है मार्केट से मिलना चाहिए, तो इट इज़ इशू इन फ्रंट ऑफ देम। तो जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बनता है वो इसीलिए बनता है कि अपने जो मेंबर्स है दैट इज फार्मर्स, उनको बढ़िया से बढ़िया प्राइसेस उनके प्रोड्यूस के लिए मिले। सेकेंड वी हैव कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स के सामने क्या इशू है, उनको चीज़ें चाहिए सर सस्ती, अफोर्डेबल, बट ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, ये इशू है विच इज कन्फ्रंटिंग द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव बनता इसीलिए है कि जो मेंबर्स होते हैं वो अपना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देते हैं, पैसा देते हैं, एक स्टोर खोलते हैं और वहीं से खुद की चीज़ें खरीदते हैं, तो वो उसके शॉप के ओनर भी होते हैं और शॉप के कस्टमर भी होते हैं, तो उस वजह से उनका पैसा बचता है। थर्ड वी हैव क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, इनका मेन एम क्या है, क्या इश्यूज है सोसाइटी में, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनके लिए बैंक अकाउंट्स खोलना, उनको लोन्स मुहैया कराना। देन हाइब्रिड कोऑपरेटिव्स दे रेस्पॉन्ड टू द मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस, कि जितने भी इश्यूज फार्मर्स के पास है उनको क्रेडिट भी चाहिए, उनको इनपुट्स भी चाहिए, उनके प्रोड्यूस का प्रोक्योरमेंट भी चाहिए। तो दीज आर द इश्यूज जो कि डिफरेंट लोगों को आते हैं और ये जो कोऑपरेटिव्स है ये उन इश्यूज को एड्रेस करते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो कोऑपरेटिव्स है बनते क्यों हैं, वाई आर कोऑपरेटिव्स फॉर्म्ड? कोऑपरेटिव का मकसद ही है स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं 10 लाख रुपए, लेकिन उसके पास है 1 लाख रुपए, तो वो 10 लोग अपने जैसे ढूंढता है जिनको कॉमन इंटरेस्ट होंगे। हमने पहले बोला इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो वो अपने जैसे 10 लोग ढूंढ के लाता है और उन 10 लोगों को बोलता है भाई आप कंट्रीब्यूट करो 1-1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जमा हो गए। तो ये जो इसके सामने चैलेंज था 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का, ये तभी हो पाए जब उसने कोऑपरेटिव फॉर्म किया। सो कोऑपरेटिव जो है ये कॉमन कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं, ये वो लोग बनाते हैं जिनके सिमिलर प्रॉब्लम्स होंगे, सिमिलर स्ट्रगल्स होंगे, ये वो लोग बनाते हैं जो सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन सोल्यूशन उतना बड़ा ढूंढते हैं वो अकेले वो सोल्यूशन नहीं ले पाते हैं,
तो उसको 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है वो सोल्यूशन को ढूंढने में। सो दैट इज़ वाई कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म। और ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर डाइवर्स होता है। देखिए कोऑपरेटिव ट्राइबल एरियाज़ में भी पाया जा सकता है, रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी। तो स्ट्रक्चर जो कोऑपरेटिव का वो डिफरेंट होगा। जैसे कि ट्राइबल एरिया में उनका क्या काम है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको प्रोक्योर करना है, बेचना है। अब जब रूरल एरिया में वहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी है, अर्बन एरियाज में जाओगे वहाँ पे सर्विस इकोनॉमी है। तो कोऑपरेटिव बनेंगे हर जगह पे, लेकिन उनका फंक्शन अलग होगा और उसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर भी डाइवर्स होगा। दैट इज वाई हम कोई मिनिमम डेफिनेशन कोऑपरेटिव की नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन द स्ट्रक्चर। Another important feature of cooperative is that it can be formed by anyone. Anyone in the sense it can be formed by individual members, users. It can be formed by firms. बहुत सारी firms मिलके एक cooperative बना सकते हैं। और बहुत सारे households मतलब चूल्हा, फैमिली इज डिफरेंट, हाउस होल्ड इज डिफरेंट। फैमिली मतलब 3 भाई है, उसके माँ बाप है, 3 भाइयों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, दिस इज अ फैमिली। लेकिन अगर ये तीनों भाई अलग अलग रह रहे हैं तो ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड बन गया। मतलब अ फैमिली कैन हैव मेनी हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड लेवल पे भी कोऑपरेटिव फॉर्म किए जा सकते हैं। और इनका जो मकसद होता है सर, ऑब्जेक्टिव क्या है कोऑपरेटिव का, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। तीनों के तीनों हो सकते हैं। इकोनॉमिक मतलब लाइवलीहुड सस्टेन करना। लोग कोऑपरेटिव बनाते हैं, हम प्रोड्यूसर्स हैं, हम फार्मर्स हैं, हम डेयरी फार्मर्स हैं, हम एपीकल्चर फार्मर्स हैं, सेरिकल्चर फार्मर्स हैं, हमने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अब इसको मार्केट से बढ़िया प्राइस फेच कराना है ताकि हमारा लाइवलीहुड सस्टेन हो जाए। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है कोऑपरेटिव का। इसका सोशल ऑब्जेक्टिव भी है सर, जैसे जिसको हम सोशल कैपिटल बोलते हैं, कि कोऑपरेटिव बनाने की वजह से लोगों के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट, हार्मनी बढ़ जाती है। इसको सोशल कैपिटल बोलते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एंड इट कैन हैव कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। फॉर एग्जांपल कश्मीर में जैसे कि लोग पेपर माशी का काम करते हैं, खत्म बंद का काम करते हैं, वो सीलिंग्स को डेकोरेट करते हैं वुड कार्विंग से। तो वो लोग एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, अपनी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूस करने के बाद वो कोऑपरेटिव में जाएगा और कोऑपरेटिव उसको मार्केट एक्सेस दिलवाएगा, बेचेगा बाहर, तो उनको पैसा मिलेगा, वहाँ से उनका लाइवलीहुड सस्टेन होगा। लेकिन आप देख लो, पैसा तो कमा ही रहे, लेकिन वो अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को भी जिंदा रख रहे हैं कि खत्म नहीं हुआ, पेपर माशी अभी भी चल रही है, शाल वीविंग, कालीन वीविंग, तो ये लोग भी बनाएंगे और ये अपने कल्चर को फर्दर कर रहे हैं बाय फॉर्मिंग द कोऑपरेटिव। और जो रूल्स होते हैं विच अंडरलाइंग द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव, दैट इज जॉइंट मेंबरशिप। एवरी मेंबर इज द ओनर ऑफ द कोऑपरेटिव एज पर द परसेंटेज ऑफ शेयर्स ही हैज सब्सक्राइब्ड टू। कितने परसेंट आप कोऑपरेटिव के शेयर खरीदोगे उतने परसेंट आप मालिक हो उसके। तो एवरी मेंबर इज सर, ही इज अ ओनर ऑफ द कोऑपरेटिव। और जो प्रिंसिपल अंडरलाइंग कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स 1 मेंबर 1 वोट 1 वैल्यू, यानी जो भी डिसीजंस लेने हैं वो कंसेंसस से लेने हैं। सब मिलजुल के डिसाइड करेंगे कैसे कोऑपरेटिव को बनाना है, कैसे कोऑपरेटिव को आगे लेके जाना है। और जो कोऑपरेटिव्स का मकसद है वो सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स के बेनिफिट के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज ए होल। एंड अनदर फीचर ऑफ कोऑपरेटिव इज दैट इट इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स easy entry, easy exit. Anybody can join, anybody can leave, anytime. It is voluntary association. It is not like family कि पैदा हो गए तो फंस गए, अब यही आपका बाप है, यही आपकी माँ है। नहीं, आज एक कोऑपरेटिव ज्वाइन किया, कल दूसरा ज्वाइन कर सकते हो। और जो मेन मकसद था कोऑपरेटिव फॉर्मेशन का एट द इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल पर्सपेक्टिव जब स्टार्ट हो गया था कोऑपरेशन का, इट वाज टू काउंटर द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में एक ड्रॉबैक है कि कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स ओनली। तो लोगों ने बोला कि इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, इनइक्वालिटी को काउंटर करने के लिए हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव का जो मेंबर होगा वो उसका ओनर होगा। जितने भी बेनिफिट्स कोऑपरेटिव को आएंगे वो हर किसी मेंबर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो काउंटर द कैपिटलिज्म कोऑपरेटिव्स वेर फॉर्म्ड एंड दे आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। कोऑपरेटिव्स आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, जेंडर के बेसिस पे, आपके कास्ट के बेसिस पे, यू कैन बी ट्रांसजेंडर, यू कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव, यू कैन बी विमेन, यू कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव। तो हर कोई कोऑपरेटिव्स को ज्वाइन कर सकता है, इट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। और जो आइडियल्स होते हैं, मतलब कोर प्रिंसिपल्स कोऑपरेटिव के, वो है 2 चीज़ें, म्यूचुअल हेल्प एंड सेल्फ हेल्प। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि जो आपका जीएस का पेपर 2 है उसमें टॉपिक है सोशल जस्टिस, उसके अंदर हमने पढ़ना है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द अनदर नेम ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प जो है
दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स कि पहले खुद की मदद करो, उसके बाद दूसरों की मदद करो। दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। और सर एग्जिस्टेंस कि वायर आर कोऑपरेटिव्स फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं कोऑपरेटिव्स? दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी सेक्टर, लाइक इन रिटेल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कोऑपरेटिव स्टोर की, कि बहुत सारे लोग मिलके एक कॉर्पोरेट स्टोर बनाते हैं और वहीं वो उसके ओनर्स भी होते हैं, वो उसके कंज्यूमर्स भी होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं। तो रिटेल में कोऑपरेटिव आ सकता है, बैंकिंग में आ सकता है, लाइक वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स, वी हैव हाउसिंग यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, मार्केटिंग एपीएमसीज, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट कमिटीज, वी हैव एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, वी हैव मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स इन आईटी इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्स, we have purchasing cooperatives, we have employment cooperatives, everywhere cooperatives are formed, in each and every sector there is penetration of cooperatives। और मैं अगर आपको हाउस होल्ड एग्जाम्पल्स दूँ कुछ कॉपरेटिव्स की, ताकि ये कॉपरेटिव का आइडिया कॉपरेटिव होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। टेक ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अमूल। अमूल कोई कंपनी नहीं है, इट्स ए डेयरी कोऑपरेटिव फॉर्मड ऑन आनंद मॉडल इन गुजरात। जब अमूल स्टार्ट हो गया था उसके बाद इंडिया में और भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई थी, लाइक NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका उद्घाटन हो गया था, इसकी इनॉग्रेशन हो गई थी। एंड द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस कोऑपरेटिव, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज क्यूरियन। सो अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव, इट इज बोथ कंज्यूमर कोऑपरेटिव एज वेल एज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। अनदर एग्जाम्पल इज लिज्जत पापड़। नाम कहाँ से आया लिज्जत पापड़ का? एक्चुअली ये बेचता है FMCGs, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो भी हमारे डेली प्रोविजन है, खाने पीने की चीज़ें, सोप, ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, और पापड़ भी बेचते हैं, वहाँ से नाम आ गया इसका लिज्जत पापड़। इट इज़ LIJJAT, लिज्जत पापड़। इसका दूसरा नाम है सर विमेन वर्कर्स कोऑपरेटिव, कि विमेन जो है, जो वर्किंग विमेन थी, वर्किंग क्लास विमेन, उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया और वो चीज़ें बेच रही है। और अगर आप इसकी सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। दिस इज द कोऑपरेटिव विच वॉज फॉर्म्ड विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ 80 रुपीज, उस टाइम का $1.5 इसकी इनिशियल कैपिटल थी। और आजकल इसका ईयरली टर्नओवर जो है कि साल में कितना बिजनेस करता है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, कितना बिजनेस कर रहा है, इट इज 1600 करोड़। 1600 करोड़ रुपीज का बिजनेस आज करता है वो कोऑपरेटिव जो कि 80 रुपीज से बना था। तो दिस इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इन इंडिया। अनदर एग्जांपल इज क्रिबको यानी कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड। इट्स अ फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव मेनली डीलिंग विद यूरिया फर्टिलाइजर, जो कोऑपरेटिव स्टोर्स पे फार्मर्स को बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराता है। अनदर एग्जांपल इज इफको। इफको आपको लगेगा कि वो खाद की बोरियों पे लिखा होता है इफको, इट इज नॉट एनी कंपनी, इट इज अ कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। सो दीज आर सम सक्सेस स्टोरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। और इसी चीज का जो हमने अभी डिस्कस किया, इसको हम आगे जाके समराइज करेंगे। उस समरी को हम बोलेंगे सर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। अगर आप देखोगे जो ऊपर हमने डिस्कशन किया, ये जो 7, देयर आर 7 कोर प्रिंसिपल्स, एक्चुअली देयर आर 12 है जो आगे डिस्कस करेंगे। एक सोसाइटी बनी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी 1844 में इन ग्रेट ब्रिटेन, जिसको बोलते हैं रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स। इक्विटेबल से नाम आ रहा है कि जो भी बेनिफिट्स आएंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये सोसाइटी जब बनी थी, जो प्रिंसिपल्स थे अंडर दिस डेवलपमेंट, उन्हीं प्रिंसिपल्स को वर्ल्ड वाइड फिर अडॉप्ट किया गया, उनको बताया गया रॉचडेल प्रिंसिपल्स। देयर आर 12 रॉचडेल प्रिंसिपल्स, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद जब हम पढ़ेंगे ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स विद ग्लोबल रेफरेंसेस। तो इसी से हमने प्रिंसिपल्स लिए, उनको बोलते हैं रॉचडेल प्रिंसिपल्स। तो दीज 7 प्रिंसिपल्स, इट इज अ समरी ऑफ दोज 12 रॉचडेल प्रिंसिपल्स आल्सो। तो व्हाट आर दीज 7 प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स? ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ही रखा है। दे आर वॉलंटरी एंड दे हैव ओपन मेंबरशिप, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एंड दे आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इसका मतलब यही है। सेकंड, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, 1 मेंबर 1 वोट 1 वैल्यू। थर्ड, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। भाई अगर आपने कोऑपरेटिव का मेंबर रहना है तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली, आपको शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है तो जाके काम करो कोऑपरेटिव में, इन द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेटिव रूल्स, वहाँ काम कर लो, तो वो भी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। मतलब यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ
investment in terms of services whatever you like. And fourth is autonomy and independence. मैंने आपको बोला कि cooperatives हर जगह पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर डाइवर्स है, तो cooperatives को अपना काम चलाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. आप इन पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं लगा सकते कि ट्राइबल एरिया में जैसे कोऑपरेटिव चल रहा है वैसे ही रूरल एरिया में चल ही नहीं सकता है, वैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया में चल ही नहीं सकता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज वाई दे आर गिवन ऑटोनॉमी. एंड फिफ्थ इज एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, दैट इज एजुकेट द मासेस. इट इज वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव्स in the development of cooperatives. You have to educate your members, you have to keep them updated with the latest technology, latest skill development in the market. जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में है उनसे आपको उनको अपडेट रखना है. सिक्स्थ इज कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव में भी कोऑपरेशन होनी चाहिए. अब ये कोऑपरेशन क्या है? कोऑपरेशन इज अ सोशल प्रोसेस. सोशल प्रोसेस मतलब वो प्रोसेसेस विच आर प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट इन द सोसाइटी. होती है. जैसे हमारी फैमिली है तो फैमिली कैसे चलती है? कोऑपरेशन से. अभी हम तैयारी करेंगे, 3-4 महीना मेहनत करेंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे एग्जाम में, तो व्हाट विल वी डू देयर? कंपटीशन. तो कंपटीशन इज आल्सो ए सोशल प्रोसेस. सिमिलरली आपके इंटरेस्ट्स कुछ और है, दूसरे बंदे के इंटरेस्ट्स कुछ और है, दोनों के इंटरेस्ट्स क्लैश कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. सो कंपटीशन, कोऑपरेशन, conflict, these are the social processes which are present in society by default. So cooperation is one of the social process जिसकी बिना सोसाइटी चल ही नहीं सकता है. फैमिली में, क्लास में, ऑफिस में देयर नीड्स टू बी कोऑपरेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने डिस्कस किया इज दैट कि कोऑपरेटिव जो है वो इंडिविजुअल नीड्स को ही एड्रेस नहीं करते हैं. दे आर फॉर्मड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज ए होल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एज ए होल. So these are 7 core principles underlying the development of cooperatives. This is all for today. We will hopefully meet in the next lecture. Till then, goodbye, stay safe and blessed. Thank you.